लिवर फेल होने लगता है तो उसके कुछ 4-5 मुख्य कार्डिनल सिम्पटम्स हैं। एक तो जॉन्डिस गहरा हो जाता है, दूसरा पेट में पानी भर जाता है जिसको हम लोग एसाइटिस बोलते हैं। थर्ड, हमारे ब्रेन में अमोनिया चढ़ जाता है। तो ये उससे इसमें क्या होता है डॉक्टर? हाँ, इसमें क्या होता है कि ऐसी क्या 5 चीजें हैं अगर हम अपने डे टू डे लाइफ से हटा दें तो हमारा लीवर हेल्दी रहेगा? मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है सबसे ज़्यादा नुकसान लिवर को तब होता है जब हम ओवरवेट होते हैं या ओबीज होते हैं। तो अपना बॉडी वेट मेंटेन करना, अल्कोहल नहीं लेना या विद इन लिमिट्स लेना, दैट वी कैन डिस्कस कि लिमिट्स किसे कहते हैं हम लोग। थर्ड, क्या कुछ ऐसा तरीका है बिना डॉक्टर के पास जाए भी आप अपने लीवर को हेल्दी है या नहीं है चेक कर सकते हैं? फैट से लिवर भर जाता है तो लिवर का कैप्सूल जो है लिवर स्ट्रेच करता है, तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा दुखन या पेन होता है। तो दैट मे बी द ओनली इंडिकेशन कि मैं एक अल्ट्रासाउंड कराऊँ और देखूं कि मेरे लिवर में क्या है, फैटी लिवर है तो कितना है। साइंस हैं कि जो स्पेसिफिक इंडिकेट करें कि लीवर प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं? जैसे कि भूख नहीं लगना, वीक होना, टायर्डनेस, फटीग और खाना देखते ही अच्छा नहीं लगना, वेट नहीं गेन करना। हम यूजुअली कहते हैं कि मेरा लिवर ख़राब है, बट एक्चुअली ये जो सिम्टम्स है ये बहुत नॉन स्पेसिफिक है। दे कैन कम इन एनी क्रॉनिक लिवर डिजीज। उसमें से लीवर कैंसर जब सिरोसिस हो जाता है उसके बाद बनता है या पहले भी उसकी शुरुआत हो सकती फैटी लिवर से मैं स्केयर नहीं पैदा करना चाहता हूँ क्योंकि फैटी लिवर इतना कॉमन है। आप एवरी थर्ड अल्ट्रासाउंड हमारा जो यहाँ पे होता है देखेंगे कि उसमें फैटी लिवर है। बट फैटी लिवर में 30% विल प्रोग्रेस टू अ क्रॉनिक लिवर डिजीज। 10 में से 3 या 4 लोग एडवांस लिवर डिजीज में पहुंच जाएंगे। इनको कैंसर भी हो सकता है। तो एक्चुअल में लीवर को डिटॉक्स किया जा सकता है? लिवर को डिटॉक्सिफाई करने वाले ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं आती। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो हमारी डाइट में अगर हम शामिल करें तो हमारी लीवर हेल्थ को प्रमोट करते हैं? नहीं, अगर आप गूगल करेंगे तो इसमें काफ़ी लंबी लिस्ट आ जाती है। अंडा जो है, एग है, वो हमारे लीवर के लिए हेल्थ को प्रमोट करता है या कितने मॉडरेशन में खाना चाहिए उसको? वो डिजीज़ पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आप नॉन-वेज भी हो, कुछ भी हो, नहीं खाते हो, अगर नॉन-वेज तो एटलीस्ट एग खा के शुरू कर दो, बिकॉज़ दैट्स अ वेरी ईज़ी सोर्स ऑफ गुड यूटिलाइजेबल प्रोटीन। किसी व्यक्ति को लग रहा है या उसका डायग्नोसिस हो गया है कि उसको फैटी लीवर है और ग्रेड 1 पे है, तो उनके क्या पहले स्टेप्स होने चाहिए? लिवर फंक्शन टेस्ट अगर अबनॉर्मल होते हैं, उसके एंजाइम्स बड़े आते हैं, तो ये दिखा रही है कि लिवर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो मैं बाकी कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, ऑटोइम्यून इनको रूल आउट कर लेते हैं। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब फैट के कारण हो रहा है। कब जो है लीवर ट्रांसप्लांट की कंडीशन आ जाती है? 1 ईयर सर्वाइवल इज लेस देन विद ट्रांसप्लांट, तो इसका मतलब ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड है, जो मैंने कहा था। और ये एसाइटिस ठीक नहीं हो रहा, मतलब पानी भरा ही हुआ है। 2-3 बार आपका अमोनिया के कारण हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो गई है। बार-बार आपका ब्लीडिंग हो जाता है वेरिसिल रप्चर होके, या आपको लिवर कैंसर हो गया है मान लीजिए। तो ये भी इंडिकेशंस है कि इस बार हमें लिवर ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए, बिकॉज़ जो नेटिव लिवर है वो चलेगा नहीं ज़्यादा दिन तक। क्या आपको पता है कि हमारा लीवर सिर्फ अल्कोहल पीने से खराब नहीं होता, बल्कि हमारी जो लाइफस्टाइल में हैबिट्स है, जैसे कि डेली आप बाहर का जंक खाते हैं या फिर आप नींद पूरी नहीं लेते हैं या एक्सरसाइज का आपका कोई ठिकाना नहीं है कि आपको एक्सरसाइज करनी भी है नहीं करनी है, एक्टिव आप नहीं रहते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे लीवर पर बहुत ही बुरा असर डालती हैं। अगर हम कुछ और हैबिट्स की बात करें तो जैसे कि 1 कप एक्स्ट्रा चाय का हो गया या रात को देर तक जगना, ये सारी चीज़ें भी हमारे लीवर पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो आज के हमारे सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में लीवर को हेल्दी रखना क्यों ज़रूरी है। आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपका लीवर हेल्दी रह सके, आपको अपनी डाइट में क्या चीज़ें शामिल करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, बिना डॉक्टर के पास जाए आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका लीवर एक्चुअल में हेल्दी है भी या नहीं। तो आज ये सेशन में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भास्कर नंदी। डॉक्टर, आपका एनबीटी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वर्षा, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। प्लेजर सर। एंड लाइक आई सेड कि हमारे आज के सेशन में हम लीवर पर बात करेंगे। तो डॉक्टर, जब लीवर की बात होती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि लीवर हमारी बॉडी का बॉस और सोल है। ऐसा क्यों कहा जाता है?
देखिए ये जो फ्रेज है बॉस एंड सोल ऑफ द बॉडी, इसका ओरिजिन कल्चरल और ट्रेडिशनल में है। अच्छा। साइंस के हिसाब से आई थिंक सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के इक्वली इम्पोर्टेंट है, बट ये जरूर इंडिकेट करती है ये फ्रेज कि लिवर कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी हेल्थ के लिए। और रीजंस इसके बहुत कॉमन हैं। अगर हम लिवर के फंक्शंस देखें तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म में काम आती है, ये स्टोरेज फंक्शन है, सिंथेसिस फंक्शन है, जितने प्रोटीन्स एंटीबॉडीज ये बनाती है, और इम्यून सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो निश्चय ही एक ऐसा ऑर्गन जिसमें इतने सारे फंक्शंस हैं, जिसमें बिल्कुल मल्टीटास्किंग हो तो लिवर से कोई सीखे कि कैसे करते हैं। एंड टू डू ऑल दिस फंक्शंस, जो ब्लड सप्लाई है बॉडी का मैक्सिमम लिवर के थ्रू जाती है। अगर किसी भी ऑर्गन में शेयर ऑफ अ ब्लड सप्लाई देखे तो लिवर में सबसे मैक्सिमम है इसमें। तो इसलिए ये ऐसा माना जाता है कि लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और इसको ठीक रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लीवर का एक्चुअल में रोल क्या होता है, और जितना भी आपने एक्सप्लेन किया है समझ में आ गया है कि लीवर मल्टीटास्कर तो है ही, और हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर हम थोड़ा और लीवर को समझें, या हमारी डे टू डे लाइफ की जो हैबिट्स हैं, ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं अगर हम अपने डे टू डे लाइफ से हटा दें तो हमारा लीवर हेल्दी रहेगा? लिवर हेल्दी रखने के लिए मेरे ओर से 4 विशेष पॉइंट्स हैं। अच्छा। फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेन बॉडी वेट। ओके। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है सबसे ज़्यादा नुकसान लिवर को तब होता है जब हम ओवरवेट होते हैं या ओबीज होते हैं। तो अपना बॉडी वेट मेंटेन करना, अल्कोहल नहीं लेना या विद इन लिमिट्स लेना, दैट वी कैन डिस्कस कि लिमिट्स किसे कहते हैं हम लोग। यस, हाँ। थर्ड, वैक्सीनेशन। हम सब जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी और ए के अगेंस्ट में वैक्सीन है। True. और ये बीमारियां इनका बर्डन इतना ज़्यादा है, और इसका अगर वैक्सीन लेके हम बच सकते हैं तो क्यों नहीं, इट्स अ प्रिवेंटेबल डिजीज। True. और चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट वे टू कीप लिवर हेल्दी इज टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होता है? कोई पिल्स, मेडिसिन ऐसे खाने से नहीं होता, एक हेल्दी लाइफस्टाइल से होता है। True. तो मेरी तरफ से मेंटेन वेट, no or absolutely low alcohol intake, vaccinations against hepatitis B and A, और चौथा है to maintain a good lifestyle, to maintain a good immunity। बिल्कुल डॉक्टर, अभी आपने जैसे 4 मेन पॉइंट्स बताए, अगर किसी को भी अपना लीवर हेल्दी रखना है तो ये 4 चीज़ें हैं उनको फॉलो करनी है। और आपने ये भी बताया कि अल्कोहल की अगर हम मॉडरेशन की बात करें तो हम वो भी डिस्कस करेंगे, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उनको ये थोड़ा कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी रहती है, और अल्कोहल से रिलेटेड हमारे पास बहुत सवाल आते हैं, तो इस पर भी थोड़ा गाइड करिए। अल्कोहल एक केवल ड्रिंक ही नहीं है, एक्चुअली एक ये सोशल रिक्वायरमेंट भी हो गई है आजकल। एंड अल्कोहल के ऊपर फ्रेंड्स, बॉन्डिंग, नेटवर्किंग, डील, सब कुछ होता है, अल्कोहल के ऊपर ही होता है ये। बट अल्कोहल हार्मफुल तो है, और हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि अल्कोहल केवल लिवर के लिए नहीं, पूरे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के लिए भी हार्मफुल है। अच्छा। हम हमेशा कंसंट्रेट करते हैं अल्कोहल एंड लिवर, बट अल्कोहल इंक्रीजेस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, अल्कोहल इंक्रीजेस कैंसर्स इन द बॉडी, अल्कोहल हमारे रीनल्स को अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, हार्ट को अफेक्ट करता है। बट एनीवे टुडे वी विल रिस्ट्रिक्ट टू लिवर। लिवर में अल्कोहल क्या क्या करता है। अगर मेरे से कोई सेफ लिमिट पूछता है कि भाई डॉक्टर सेफ लिमिट क्या है अल्कोहल के लिए, तो हमें ये जानना होगा कि किस टाइप का अल्कोहलिक बिवरेज आप ले रहे हैं। ओके। सो लेट मी पुट इट दिस वे कि अगर मैं 30 ml यानी कि 1 स्मॉल में विस्की या रम, which equals to 150 ml of wine, which equals to 300 ml of beer, 1 can of beer. Okay. इन तीनों चीज को जो मैं अभी बताया, 30 ml of whiskey, 150 ml of wine and 300 ml of beer is 1 unit of alcohol. Okay. अगर हम 1 unit of alcohol per day ले, तो माना जाता है कि इसमें लिवर डिजीज तो नहीं होगी, बाकी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट लिवर डिजीज इसमें नहीं होगी। ओके। अगर हम अपने आप को 1 स्मॉल पे रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि हम सभी, बट ये उनके लिए है जिनका लिवर बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल हेल्दी है, सही है। बट मान लीजिए अगर मुझे ऑलरेडी फैटी लिवर है, या मेरे पास और कोई लिवर इलनेस है जैसे हेपेटाइटिस बी है, तब ये यार्डस्टिक माना नहीं जाएगा। तब एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल will be injurious to my liver. Poisonous. So what I tell my patients is
कि अगर आपको पीना ही है तो restrict yourself to 1 to 2 small drinks per week. बट अगर आपको ऑलरेडी कोई लिवर डिजीज है, स्पेशली जैसे फैटी लिवर के बारे में हम बात करेंगे शायद, तो उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज योर लिवर ऑलरेडी आपका कॉम्प्रोमाइज्ड है, डिजीज्ड है. हाँ. उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये मिनिमम अल्कोहल सेफ है. देयर इज नो सेफ अल्कोहल फॉर अ डिजीज लिवर. एग्जैक्टली मतलब अगर ऑलरेडी आपको कोई लीवर की डिजीज है तो आपको अल्कोहल बिल्कुल भी आप कंज्यूम नहीं कर सकते, वैसे भी कंज्यूम मत ही करो ताकि आप उस स्टेज तक जाओ ही ना. ऑल्सो डॉक्टर आपने जैसे अभी एक्सप्लेन किया क्या लिमिट सेफ होती है अल्कोहल कंज्यूम करने की. अगर हम लीवर स्पेसिफिक बात करें, लीवर को हेल्दी रखना क्यों ज़रूरी होता है? लिवर को हेल्दी रखना जरूरी इसलिए है, वन, जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इतने सारे बॉडी के फंक्शंस को हैंडल करता है, तो लिवर को हेल्दी रखना तो बहुत ही जरूरी है. बिल्कुल. दूसरी बात है, ये बहुत ही अहम बात है लिवर डिजीज का, कि मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक लिवर डिजीज शुरुआत में साइलेंट होती है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं आते. मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ. फैटी लिवर, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, ये फॉर इयर्स टुगेदर, इवन 10 years, ये बिल्कुल साइलेंट रहते हैं जब होते हैं. अच्छा. अगर आप इसके चेक नहीं करेंगे या इसको ध्यान नहीं देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा. जब सिम्टम्स आते हैं देन यू आर ऑलरेडी रीच्ड एन एडवांस लिवर डिजीज. एंड वंस यू रीच एन एडवांस लिवर डिजीज, लेट्स से सिरोसिस, जब सिम्टम्स बिल्कुल बाहर आ गए हैं, तब ये रिवर्सिबल नहीं होता, तब आप नॉर्मल लिवर नहीं ला सकते. मैं अगर सिरोटिक हो गया और मैंने अल्कोहल छोड़ दिया, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है, बट आई कैन नॉट गेट अ नॉर्मल लिवर. अगर मेरे फैटी लिवर के कारण एडवांस लिवर डिजीज हो गया, फिर मैंने अपना वेट रिड्यूस कर लिया, फैट को हटा दिया, बट आई कैन नॉट गेट बैक अ नॉर्मल लिवर. तो इसलिए लिवर का देखभाल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियली ये साइलेंट रहता है और अगर हम सिम्टम्स के लिए वेट करें तब तो हम ऑलरेडी एडवांस लिवर डिजीज में पहुंच गए हैं. अच्छा, इसके सिम्टम्स जो है वो तभी दिखना शुरू होते हैं जब वो एडवांस स्टेज में पहुंच गए होते हैं? ये एब्सोल्युटली. डॉक्टर, आपने जैसे सिम्टम्स की बात की और आई थिंक बहुत से ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाना बहुत लास्ट में, जब तक उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना शुरू हो जाएं तब तक वो प्रेफर नहीं करते. अगर हम एक्चुअल में बात करें लीवर की, तो क्या कुछ ऐसा तरीका है बिना डॉक्टर के पास जाए भी आप अपने लीवर को हेल्दी है या नहीं है चेक कर सकते हैं? एक तो जो हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे टू कीप द लिवर हेल्दी, वो हम सब मेंटेन करें, दैट इज वन. ओके. तो उसमें बहुत सारा एश्योरेंस मिल जाता है कि माय लिवर विल बी हेल्दी. मैंने अपना वेट मेंटेन किया, मैंने अल्कोहल नहीं लिया या ना के बराबर रखा, और मैंने अपना लाइफस्टाइल को हेल्दी रखा ताकि मेरा बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक रहे और लिवर मेरा मोस्टली ठीक चलना चाहिए. ठीक है. सेकंड है, कुछ सिम्टम्स लिवर के होते हैं जो कि लेट्स से मुझे फैटी लिवर है. ओके. इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं है, बट थोड़ी सी दुखन मेरे राइट अपर एब्डोमेन में, पेट में हो सकता है, क्योंकि लिवर वहाँ पे स्थित है. क्योंकि जब फैट से लिवर भर जाता है तो लिवर का कैप्सूल जो है लिवर स्ट्रेच करता है, तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा दुखन या पेन होता है. तो दैट मे बी द ओनली इंडिकेशन कि मैं एक अल्ट्रासाउंड कराऊँ और देखूँ कि मेरे लिवर में क्या है, फैटी लिवर है तो कितना है. और एक बार अगर पता लग जाता है कि फैटी लिवर है, देन ऑफ कोर्स आगे का इन्वेस्टिगेशन, उसकी सिवियरिटी, लिवर का स्टेटस, वो सब बताती है. अदरवाइज ये जो कॉमन सिम्टम्स यूजुअली हम लोग लिवर के साथ एसोसिएट करते हैं, जैसे कि भूख नहीं लगना, वीक होना, टायर्डनेस, फटीग, और खाना देखते ही अच्छा नहीं लगना, वेट नहीं गेन करना, हम यूजुअली कहते हैं कि मेरा लिवर खराब है, बट एक्चुअली ये जो सिम्टम्स है ये बहुत नॉन स्पेसिफिक है. दे कैन कम इन एनी क्रॉनिक लिवर डिजीज. उसमें से लिवर भी हो सकता है, बट इट इज नॉट स्पेसिफिक कि ये लिवर की बीमारी के दर्शाते हैं. देन सेकेंड सेट ऑफ सिम्टम्स जो कॉमनली लिवर के लिए माने जाते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग, गैस से पेट फूल जाता है या पेट साफ नहीं होता, जलन होती है, एसिडिटी, रिफ्लक्स, ये भी प्रीडोमिनेंटली डाइजेस्टिव सिस्टम के सिम्टम्स है. दे आर नॉट स्पेसिफिक लिवर रिलेटेड सिम्टम्स. हालांकि लिवर डाइजेशन को बहुत हेल्प करता है, बट ये जो सिम्टम्स अभी हमने जिक्र किए हैं ये एक्चुअली लिवर के स्पेसिफिक नहीं है. तो हमारे पास, मेरे ख्याल से अभी मुझे जो लग रहा है, जो बेस्ट तरीका है लिवर के लिए इज टू फॉलो दोस 4 पॉइंट्स व्हिच वी डिस्कस्ड. एंड सेकेंडली, एक पीरियोडिक चेक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता है कि इन चारों रिस्क फैक्टर्स में मैं कहीं ना कहीं चूक जाता हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट होता है कि मैं एवरी ईयर एटलीस्ट, जो हम लोग अपना एक जनरल चेकअप कराते हैं, हम एक लिवर फंक्शन टेस्ट कर ले, एक अल्ट्रासाउंड कर ले.
इन दोनों माध्यम से हमें पॉसिबल है कि हम लोग साइलेंट लिवर डिजीज को उस टाइम पकड़ लें। एग्जैक्टली मतलब आपको डायग्नोसिस बहुत जल्दी कराना चाहिए और अपने डॉक्टर के पास जाते रहना चाहिए, टेस्ट कराते रहना चाहिए, और अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत ही आपको अप्रोच करना चाहिए जो राइट पर्सन है उस चीज़ के लिए। साल में एक बार। अच्छा, साल में एक हाँ, बार करवा मतलब सकते हैं। कोई ऐसा पैनिक नहीं है, हाँ। कोई ऐसा टेंशन में हमें नहीं रहना कि हाँ, मेरा लिवर हाँ। कैसा है। हाँ। अगर मैं अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ दैट्स परफेक्ट। मैं केवल ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि साल में एक बार अगर हम अपना जो जनरल चेकअप में एक लिवर फंक्शन टेस्ट कर ले और एक अल्ट्रासाउंड कर ले, तो दैट इज मोर देन इनफ टू पिक अप ये जो बीमारी साइलेंट रहती है उस फेज में मैं ये मेन बीमारियों को पकड़ लूँ, चाहे वो फैटी लिवर हो, अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो या कोई भी उसमें लिवर डिजीज हो। ओके, सो डॉक्टर अभी जितने भी आपने सिम्टम्स बताए थे मोस्टली आपने बोला कि ब्लोटिंग जैसा फील होता है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको फटीग या फिर थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, स्किन पर भी लीवर खराब होने के कुछ साइंस दिखते हैं? एडवांस लिवर डिजीज में दिखते हैं। अच्छा, किस तरह के तो साइंस होते हैं? उसमें क्या होता है, स्किन का कलर थोड़ा सा पिगमेंटेड हो जाता है, अच्छा। डार्क ह्यू, डार्क कलर जैसे हो जाता है उसमें। सेकेंडली कुछ स्पेसिफिक स्किन लीशंस होते हैं जो हमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में मिलते हैं, सिरोसिस बिकॉज ऑफ एनी रीज़न उसमें मिल जाते हैं। बट जब आप उसकी बात कर रहे हो, ऑलरेडी आपका लिवर डिजीज वेल एस्टैब्लिश्ड है, एडवांस्ड है, उसमें बाकी सिम्टम्स भी होंगे। एग्जैक्टली। अगर मैं सिंपल एक रैश डेवलप कर लिया, वो तो जरूरी नहीं है कि मतलब लिवर डिजीज है, नहीं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। बट एडवांस लिवर डिजीज में स्किन चेंजेस जरूर होते हैं। कुछ हमारे कंडीशंस है, एक कंडीशंस का मैं जिक्र करूंगा, जैसे कि कोलेस्टैटिक लिवर डिजीज हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे लिवर के अंदर जो बाइल डक्ट्स है उसमें खराबी आ जाती है। वो काफ़ी साल पहले से केवल इचिंग ऑल ओवर द बॉडी से मैनिफेस्ट हो सकता है। अच्छा, अगर हाँ। बॉडी में बहुत खुजली होती है तो मतलब तो कहीं ना कहीं लीवर से वन ऑफ द रीजंस मे अच्छा। बी अ लिवर डिजीज। ये जो लिवर डिजीज है, कोलेस्टैटिक लिवर डिजीज, बहुत ही अनकॉमन है, एंड एज कंपेयर टू बाकी जो रीजंस है इचिंग के, उनसे ये बहुत कम है। ओके। बट क्योंकि आज हम लिवर हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लिवर डिजीज भी एक इचिंग एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है लिवर डिजीज का। ओके, डॉक्टर ये भी बोलते हैं जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम होती है ना, उनको गर्दन पे भी लाइंस आती है, काली काली, उनकी जो गर्दन है वो भी बहुत डार्क हो जाती है, पिगमेंटेड हो जाती है, ऐसा भी होता है कुछ? जैसे मैंने बताया, ये कुछ लिवर डिजीज में ये है, ओके। बट उसके बेसिस पे डायग्नोसिस लिवर डिजीज का नहीं डिपेंड करता है। हाँ, जरूर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर हमें नेक में ये दिखे, लाइकन जैसे लीशंस दिखें, और उसका एक अपना एल्गोरिथम होता है उसका रीजन एस्टैब्लिश करने का, और उसमें लिवर का भी चेक होता है। कुछ ऐसे डॉक्टर और अलग साइंस हैं कि जो स्पेसिफिक इंडिकेट करें कि लीवर प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं? एक तो जॉन्डिस, अगर आँख पीले हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो आँखें पीले हो जाना, यूरिन डीप डार्क येलो कलर का आना, कभी कभी जब बहुत डीप जॉन्डिस रहते हैं, और स्पेशली बच्चों में अगर जॉन्डिस देखना हो तो स्किन का कलर थोड़ा येलोइश हो जाता है। तो दैट इटसेल्फ शोज कि हाँ, बिकॉज जॉन्डिस एक सिम्टम है जो लिवर से रिलेटेड होता है। लिवर डिजीज का एक प्राइमरी सिम्टम जॉन्डिस होता है। ओके। अच्छा, शुरुआत में जब जैसे कॉमन हम सुनते हैं कि उसको पीलिया हो गया, मेडिकली हम उसको वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं, जो कि इन्फेक्टेड होता है बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस वायरसेस। तो उसमें इनिशियली थोड़ा बुखार आ सकता है और लॉस ऑफ एपिटाइट, वीकनेस, ये सब होता है, और जैसे ही 3-4 दिन बाद बुखार सेटल हो जाता है और ये जॉन्डिस हमें दिखाई देता है। तो दैट्स हाउ वायरल हेपेटाइटिस प्रेजेंट्स। बाकी मैंने क्रॉनिक लिवर डिजीज का जो बताया, इनिशियली ये सारे साइलेंट रह सकते हैं विदाउट एनी सिम्टम्स, या बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं, नॉट फीलिंग वेल, टायर्ड, लॉस ऑफ एपिटाइट, और ये सारी चीजें। फिर हम टेस्ट करते हैं तो लिवर आ जाता है। फ्रैंक लिवर डिजीज अगर आ गया और लिवर फेल होने लगता है, तो उसके कुछ 4-5 मुख्य कार्डिनल सिम्टम्स हैं। एक तो जॉन्डिस गहरा हो जाता है, ठीक है। दूसरा पेट में पानी भर जाता है जिसको हम लोग एसाइटिस बोलते हैं। हाँ। थर्ड, हमारे ब्रेन में अमोनिया चढ़ जाता है, तो उससे इसमें क्या होता है डॉक्टर? हाँ, इसमें क्या होता है कि इसको हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं, क्योंकि लिवर यूरिया को डाइजेस्ट करता है, अमोनिया को मेटाबोलाइज करता है, बट जब ये लिवर खराब होता है तो अमोनिया डायरेक्ट सर्कुलेशन से ब्रेन में पहुंच सकता है, वहाँ एक्यूमुलेट होता है। इनिशियल स्टेजेस में केवल कंफ्यूजन होता है, कुछ डिसोरिएंटेशन होता है, भूल जाते हैं, सीधा बात नहीं कर पाते हैं, और जैसे ये बढ़ता जाता है हम बिल्कुल फ्रैंक कोमा में भी चले जा सकते हैं। ओह गॉड। तो ये हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है। यूरिन कम हो जाता है हमारा, क्योंकि किडनी में फंक्शनल बहुत
लिवर डिजीज में किडनी के फंक्शंस बहुत फर्क पड़ते हैं, वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल यूरिन कम हो जाता है उसमें। और बाकी तो ब्लीडिंग हो सकती है उल्टी में, क्योंकि क्रॉनिक लिवर डिजीज में हमारे वेन्स काफ़ी डिस्टेंडेड हो जाते हैं फूड पाइप में, उसको मेडिकली वेरिसेस बोलते हैं। जब उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वो बर्स्ट हो जाते हैं और सडनली उल्टी में हम लोग खून देखते हैं उसमें। ये काफ़ी कॉमन प्रेजेंटेशन है क्रॉनिक लिवर डिजीज का। काफ़ी साल से साइलेंट था। हमें कैसे पता चला? जब फर्स्ट टाइम वॉमिट में ब्लड आया, तो फिर उसकी जब जांच हुई तो पता लगा ये तो बिल्कुल सिरोटिक लिवर है और ये पोर्टल हाइपरटेंशन है जिसके कारण ये ब्लड आया है। तो ये जो 4-5 सिम्टम्स हमने बताया, ये तो यही दर्शाती है कि एडवांस लिवर डिजीज सिरोसिस में हम लोग पहुंच गए। इसको लिवर फेलियर बोलते हैं हम लोग। तो एक एक्यूट हेपेटाइटिस है जैसे नॉर्मल जॉन्डिस है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस साइलेंट रहता है, उसके बाद सिरोसिस हो जाती है उसमें, तब भी ये साइलेंट रह सकता है। बट जब लिवर फेलियर में चला जाता है सिरोसिस के बाद, तब डेफिनेटली आपको इन 4-5 सिम्टम्स में से उससे पता लग जाता है कि ये एडवांस लिवर डिजीज है। अच्छा, लिवर कैंसर बन सकता है एडवांस में। तो लिवर कैंसर जब सिरोसिस हो जाता है उसके बाद बनता है या पहले भी उसकी शुरुआत हो सकती है? ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यूजुअली ये माना जाता है कि लिवर जब काफ़ी सालों से सिरोटिक रहता है, यानी कि एडवांस लिवर डिजीज रहता है, उसमें लिवर कैंसर बनता है। उसका हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं। बट एक्सेप्ट 2 कंडीशंस, एक फैटी लिवर और दूसरा हेपेटाइटिस बी। दोनों इंडिया में सबसे कॉमन है। हाँ। और इन दोनों कंडीशंस में विदाउट सिरोसिस आपको लिवर कैंसर बनता है। ओह गॉड। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स में आपका दवाई चल रहा है, मान लीजिए वायरल लोड आपका 0 है, आप ठीक हो, कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन एवरी 6 मंथ्स हम लोग कैंसर सर्वेलेंस करते हैं, अल्ट्रासाउंड और एक ब्लड टेस्ट करके, क्योंकि ये तब भी आ सकता है जब आपका वायरल लोड 0 है, तब भी ये लिवर कैंसर हो सकता है। तो ये जो 2 कंडीशंस है, फैटी लिवर एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, हमें कैंसर अलर्ट में रहना चाहिए इन द लॉन्ग रन। फैटी लिवर से मैं स्केयर नहीं पैदा करना चाहता हूँ, क्योंकि फैटी लिवर इतना कॉमन है। आप एवरी 3rd अल्ट्रासाउंड हमारा जो यहाँ पे होता है देखेंगे कि उसमें फैटी लिवर है। बट फैटी लिवर में 30% विल प्रोग्रेस टू अ क्रॉनिक लिवर डिजीज। 10 में से 3 या 4 लोग एडवांस लिवर डिजीज में पहुंच जाएंगे। इनको कैंसर भी हो सकता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि एट वन इनिशियल स्टेज में मुझे नहीं पता कि कौन 70% में है, कौन 30% में, किसका प्रोग्रेसिव है, किसका नॉन प्रोग्रेसिव है। फैटी लिवर में अगर मुझे डायबिटीज है, अगर मैं ओवरवेट हूँ, अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, मुझे हाइपरटेंशन है, तब तो मैं मोस्ट लाइकली प्रोग्रेसिव वाले में आऊंगा। ओके। बट विदाउट ऑल दिस ऑल्सो फैटी लिवर कैन प्रोग्रेस टू क्रॉनिक लिवर डिजीज। इसलिए फैटी लिवर में सबको बताना चाहूंगा कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हालांकि ये कितना भी कॉमन हो, और हमें स्टेप्स शुरू से ही उठा लेने चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो कि मेरा डिजीज प्रोग्रेसिव है कि नॉन प्रोग्रेसिव है। तो जितने मेरे इसके एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, इनएक्टिविटी, ओवरवेट, इन सबको मुझे कंट्रोल करना है, सो दैट इन द लॉन्ग रन मैं फैटी लिवर डिजीज डज नॉट ट्रांसलेट इनटू सिरोसिस, एडवांस लिवर डिजीज। डॉक्टर, जितने भी अभी आपने स्टेजेस बताए कि कैसे फैटी लीवर से वो लीवर कैंसर बन सकता है, सिरोसिस जैसी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, ऐसा हम क्या करते हैं? मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, ऐसी कौन सी कारण है जिनकी वजह से फैटी लीवर से लिवर कैंसर तक की जो बन सकता है? फैटी लिवर एक्चुअली एक लाइफस्टाइल डिजीज है, ये एक्चुअली बीमारी नहीं है। अच्छा। फैटी लिवर हमारे आज के लाइफस्टाइल के कारण बना है। एस एशियंस, जो हमारा इंडियन का पॉपुलेशन है, हमारा एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। एक वर्ड है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो हमारा इंसुलिन बॉडी में बनता है उसमें हम रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनता है जी। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कंपोनेंट्स है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट एंड फैटी लिवर। फैटी लिवर इज अ मार्कर ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। यूजुअली ये 5 चीजें एक साथ दिखते हैं। हो सकता है एक कंपोनेंट पहले आ जाए, बाकी कंपोनेंट बाद में आए, बट ये सारा मिलके इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम थोड़ा बहुत तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है हमें, होता है, हाँ। बट हम उसको सप्रेस कर सकते हैं, ओवररूल कर सकते हैं अगर हमने हेल्दी लाइफस्टाइल रखा है। जब प्रीडिस्पोजिशन भी है और हमारा लाइफस्टाइल भी हेल्दी नहीं है,
तब तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रीच मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन। तभी देखिए इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बताया जाता है। ट्रू। हमारे आजकल के लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, मेन चीज जो हुई है वो है हमारा वेट बहुत इंक्रीज होता चला गया। मोस्ट ऑफ अस आर ओवरवेट। अगर आप हमारा बीएमआई कैलकुलेट करेंगे, हाइट एंड वेट से जो हम बॉडी ये निकालते हैं बीएमआई, तो उसमें मोस्ट ऑफ अस आर ओवरवेट रेंज में आते हैं। और वेट इंक्रीज रहना ही मतलब हम ऑलरेडी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ट्रैप में आ गए हैं। वेट को हमें मेंटेन करना है। सेकेंड ऑफ कोर्स ये जो अल्कोहल के हैबिट्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा आ गए इन एनी फॉर्म। मतलब वाइन ऑल्सो कंटेन्स अल्कोहल, बियर ऑल्सो कंटेन्स अल्कोहल। ऑलरेडी हमारे पास फैटी लिवर है, उसके बाद हम अल्कोहल भी ले रहे हैं। थर्ड, आप जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल बन गया, मतलब रिमोट से भी आजकल हमारा काम नहीं चलता। हम वॉइस से आजकल कमांड देते हैं ताकि चीजें ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए, हमें उठना ना पड़े। मोबिलिटी बहुत कम हो गई है। तो हमारा जो एक वो जो काफ़ी कंट्रीज में हम एक फिजिकल एक्टिविटी का कल्चर देखते हैं। जैसे लोग साइकिलिंग के लिए अलग ट्रैक्स होते हैं, साइकिल से ऑफिस जाते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। आप कई यूरोपियन कंट्रीज जैसे इसमें एम्स्टर्डम में जाए या जापानीज उसमें जाए, वहाँ पे साइकिलिंग का एक बड़ा कल्चर बना हुआ है। That is true. इंडिया में ऐसा नहीं है। जितना बड़ा या बिग लग्जरी कार में हम जाएंगे उतना हमारा स्टेटस ज्यादा होता है। एंड इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। एक्सरसाइजेज हमारा होता नहीं है इसमें। मोस्ट ऑफ अस, हमारा जो वर्क कल्चर है, यू आर स्पेंडिंग 12 आवर्स और मोर इन वर्क। हम इसी को मान लेते हैं कि एक्सरसाइज है, बट एक्चुअली ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। ट्रू। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जिसमें इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ हाई कैलोरी फूड है। आप आज आपको बाहर नहीं जाना पड़ता कुछ भी मंगवाने के लिए। फूड डिलीवरी ऐप्स सब आपको घर देके जाते हैं। exactly. आप सब डेली मतलब खा सकते हो। एक्सरसाइज आपका हो नहीं रहा। स्ट्रेस लेवल्स, इतने ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स है, और ऐसा स्ट्रेस जो हम लोगों ने अपने टारगेट फिक्स किया और हम खुद ही स्ट्रेस में चले जाते हैं, उसमें खुद ही एक बेंचमार्क सेट कर लिया है। तो ये सब मिला के क्या होता है कि दे प्ले हैवक विद आवर एंटायर बॉडी मेटाबॉलिज्म, एंड लिवर तो इसमें इफेक्ट होता ही है, and I'm sure all the other organs also keep getting affected. डॉक्टर, अभी आपने जितने भी लाइफस्टाइल चीज़ें बताई कैसे हमारे लीवर को ख़राब कर रही है, जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल की आपने बात की, आजकल लोग ना लेट नाइट खाना भी बहुत खाते हैं। डिनर का जो टाइम है वो बहुत लेट हो गया है। तो जो लेट नाइट डिनर्स हैं या जो रात में थोड़ा बहुत क्रेविंग होती है काफ़ी सारे लोगों को, रात में खाना खाना, स्नैकिंग, ये सारी चीज़ें भी हमारे लीवर को इम्पैक्ट करती हैं। एब्सोल्युटली। अल्टीमेट बॉटम लाइन तो यही है, वेट गेन। True. Late night snacks, inadequate hours of sleep, physical inactivity, stress levels, ये कैसे हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं भाई? गेनिंग वेट। नाउ फॉर एग्जांपल, जितना हम स्ट्रेस में रहते हैं उतना हमारा शुगर का क्रेविंग होता है। हाँ। कुछ खाने को मन करता है, फैट, ऑयली या शुगरी स्टफ लेने से ऐसा एक सेटिस्फैक्शन आता है, तो हम लोग उसको खाते रहते हैं। ये जो मूवीज फिल्म्स हम लोग देखते हैं, कितना हम लोग ऐसे फास्ट फूड, पॉपकॉर्न्स, ये सब खाते रहते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हैज गॉट अ कैलोरी। आप कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर लीजिए, इसको तो एम्प्टी कैलोरी ड्रिंक्स बताए जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स कंटेन लॉट ऑफ शुगर। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि एक फूड आइटम बताए, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है, बट एक फूड आइटम बताए जो कि लिवर डिजीज या लिवर को बहुत अफेक्ट करता है, वो है शुगर। शुगर जो है फैट में कन्वर्ट होता है, फैटी लिवर क्रिएट करता है। शुगर हमारा वेट इंक्रीज करता है, हमारे वेट को कंट्रोल में नहीं लाने देता है। और शुगर एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही अवॉइडेबल है, डायरेक्ट शुगर जो है। तो खाने में लेट नाइट सोना, लेट स्नैकिंग करना, ये सारे चीजें अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू इंक्रीज्ड वेट, इंक्रीज्ड शुगर इन द बॉडी, और उससे फिर हमारे लिवर डिजीज में फर्क पड़ता है। लैक ऑफ स्लीप, जो स्लीप का टाइम होता है 6 से 8 घंटे, उसमें बॉडी सेल्स के रिपेयर का टाइम है एक्चुअली। यू आर डिनाइंग द बॉडी, मतलब मैं कम सो के आई एम डिनाइंग ऑल दिस टू माई बॉडी टू रिकवरेट फ्रॉम द होल डेज एक्टिविटीज। तो इसलिए स्लीप भी बहुत इसमें जरूरी है। डॉक्टर, आई थिंक जितनी भी हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ उससे यही चीज़ निकल के आ रही है कि लाइफस्टाइल ठीक रखना, हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें डॉक्टर, तो क्या ऐसी लाइफस्टाइल है जिसको आप बोलते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल है?
हेल्दी लाइफस्टाइल जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, हाँ। आइडियल जो है may not be feasible to follow at always. ओके। लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ वेट। मैं बार बार उसी में आ जाता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से वेट इज़ द मेन फैक्टर जो हमें लिवर डिजीज से बचाती है। हमें अपना वेट मेंटेन करना है। वेट हम कैसे मेंटेन करें? डाइटिंग से वेट नहीं मेंटेन होता। अच्छा। जो कोई स्पेशल डाइट नहीं होता वेट को मेंटेन करने के लिए। जो इंडियन डाइट है विच इज़ मोस्टली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल, दही, ये सब जो चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग नॉन वेज में भी कोई खराबी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रिपरेशन। अगर आप बटर चिकन रोज बना रहे हो तो ऑब्वियसली वो बटर की प्रॉब्लम है, चिकन की प्रॉब्लम नहीं है। ट्रू। तो वी वर टॉकिंग अबाउट गुड लाइफस्टाइल। Yeah. तो एक तो है खाना हमारा जो है, वी वांट कि रेगुलर मील्स टाइमिंग पे हो। ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग काम करते करते मोस्टली ब्रंच होता है या ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है या बहुत ही एक हरीड सा होता है। फाइनली वी ईट अ हेवी लंच एंड देन वी वर्क एंड लेट नाइट हेवी डिनर होता है और डिनर करते ही हम सो जाते हैं। ट्रू। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ नॉट टू स्पेंड अ डे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने टाइम पे ले ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, बीच में थोड़ा थोड़ा स्नैक ले सकते हैं। हर मील को मैं मानता हूँ कम खाने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। मेरी जितनी एपेटाइट है, अगर मैं 20% हटा के रख दूँ, द रूल ऑफ 20%, मैं खाना खाने बैठा, मैंने या तो एक ही बार में ले लिया, बार बार हेल्पिंग नहीं लिया, या जो भी खाना है मैंने जितनी मेरी भूख है मैंने 20% कम लिया एवरी मील में। थर्ड, शुगर को मैं अवॉइड कर लूँ। जरूरी नहीं है डेजर्ट या स्वीट डिश से ही मेरा खाना खत्म करना है। जिनको मान लीजिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है, छोटा सा एक गुड़ का पीस ले लिया उन्होंने जस्ट टू सेटिस्फाई दैट क्रेविंग, बट अवॉइड स्वीट डिशेस, डेजर्ट्स, बहुत ज़्यादा स्वीट वाले चीज़ें उनको अवॉइड करें। ओके। खाना खाने के बाद इमिडिएटली लेटना नहीं है। वी विल लाइक एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ, या तो मैं बैठ के अपना काम कर रहा हूँ या चल फिर रहा हूँ। खा के जो हम लोग लेट जाते हैं स्पेशली लेट नाइट्स डिनर में, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एक तो पेट का, डाइजेस्टिव का भी प्रॉब्लम होता है, प्लस वेट गेन भी होता है उसमें। ट्रू। खाने में स्पेशली डिनर के बाद लेट नाइट डिनर से हमें अवॉइड करना चाहिए। ये ट्रेडिशनली ये बताया जाता है कि सनसेट के टाइम अगर आप अपना लास्ट मील ले ले तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ कैलोरीज आप जो लेते हो, बट इट इज ऑल्सो द बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये देखा गया है व्हेन यू ईट द फूड, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर वेट इज कंसर्न, एज फार एज योर डाइजेस्टिव पावर इज कंसर्न। तो उसमें लेट नाइट डिनर्स कहीं नहीं आते। यू हैव टू हैव एन अर्ली डिनर। मान लीजिए आप 7, 7:30, लेटेस्ट बाय 8 तक आपने अपना डिनर एंड कर खा लिया है, और आगे चल के भी अवॉइड करें कि कुछ ना ले सोने के पहले, बट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। हमने अर्ली डिनर कर लिया और अगले दिन लंच कर रहे हैं, तो ये जो गैप इतना बड़ा आ गया, तो वो भी एडवाइजेबल नहीं है। वेरी कॉमनली पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत आया है, फास्टिंग के बहुत सारे तो हम क्यों? इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो एडवांटेज है, इट इज़ नॉट बिकॉज की टाइमिंग्स का या कुछ है क्या है, उसका यही एडवांटेज है कि आप कम कैलोरीज लेते हो। ऑटोमेटिकली अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हो, आपका जो टोटल कैलोरिक इंटेक है वो कम हो जाता है, और उसी का आपको फायदा मिलता है कि चलो मेरा वेट ठीक रहता है और पेट हल्का रहता है, बाकी ऑर्गन्स भी ठीक रहते हैं। बट ये नहीं कह सकते कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी फिजियोलॉजिकल। ऐसा नहीं है। देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स। कई तो हम मानते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर रेगुलर होना चाहिए, जो मैं मानता हूँ, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्रोपोनेंट्स अलग है। वो 16 आवर्स खाएंगे, 8 आवर्स नहीं खाएंगे, या 12 आवर्स खाएंगे, 12 आवर्स नहीं खाएंगे। मेरा मानना है कि हम पेट को जितना खाली रखते हैं वो भी एक्चुअली हार्मफुल है, बिकॉज हमारा बायोलॉजिकल एसिड और वो सारी चीजें सीक्रेट होते हैं अपने टाइम पे। खाना कुछ है ही नहीं, पेट मेरा खाली है, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर मी। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सम एनी पर्टिकुलर डाइट या फूड फैट, हमारे लिए बेस्ट होगा हम अपना ट्रेडिशनल वे में लाइफ लीड करें, जिसमें हम टाइम पे अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ले ले, कम ले, 20% कम ले, शुगर स्वीट डिश को अलग रखे। बहुत ज़्यादा जो रिफाइंड फूड है, जैसे मैदा हो गया, नूडल्स हो गए, पास्ताज हो गए, प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, ऑब्वियसली इसमें सॉल्ट और बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा रहते हैं। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कभी ना ले, बिकॉज फिर आप मुझे बोलोगे देयर इज ओनली वन लाइफ टू लिव। एग्जैक्टली। इसको करे, बट लेट्स कीप इट एट मिनिमम। मे बी आपने वंस या ट्वाइस अ मंथ उसको ले लिया, बट इट कैन नॉट बी योर रेगुलर फूड कि आप बाहर से मंगवा के ये चीज़ें खा रहे हैं। तो दिस इज एज पर एज योर डाइट इज कंसर्न। उसके बाद आपका एक्सरसाइज लेवल आ जाते हैं। एक्सरसाइज में बहुत कुछ है चॉइसेस,
और अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो यूट्यूब भरा हुआ है कि क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं. बट एग्जैक्टली. एज पर मी, डिपेंडिंग ऑन द एज, ए सिंपल वॉकिंग इज ऑल्सो गुड इनफ. अगर आप 5 days a week अपना एक घंटा टाइम अलग रखें जिसमें ब्रिस्क वॉक करे, वॉक या साइकिलिंग करे या वॉकिंग या जॉगिंग करे, या जिनका जिम की फैसिलिटी है थोड़ा ट्रेडमिल कर ले, एंड्योरेंस कर ले, प्लैंक्स कर ले, मतलब कुछ भी ऐसे एक्टिविटी करे जिसमें मसल स्ट्रेंथनिंग भी हो थोड़ा बहुत. तो इसलिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, मसल स्ट्रेंथनिंग भी हो, और साथ में थोड़ा सा हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है कार्डियो करके उसको हम बढ़ाएं. सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो and some strength training is ideal to burn our fat and maintain a healthy body. बिल्कुल. सो डॉक्टर, अभी आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें शामिल करनी है अपनी डाइट में, क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है. अब अगर हम लीवर की बात करें तो डॉक्टर ये भी कहा जाता है कि लीवर को डिटॉक्स किया जा सकता है. लीवर डिटॉक्स करने के लिए नींबू पानी पी लो, अलग अलग तरह के ड्रिंक्स भी सजेस्ट किए जाते हैं. तो एक्चुअल में लीवर को डिटॉक्स किया जा सकता है? डिटॉक्स वर्ड जो है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री अभी बन गया है. अच्छा. और अगर मैं इसका एक लाइन पे आंसर दूं तो वो सेंटेंस होगा कि लिवर डिटॉक्सिफिकेशन इज अ मिथ. लिवर को डिटॉक्सिफाई करने वाले ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं आती है. क्यों? क्योंकि लिवर बाय इटसेल्फ इज अ डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन. एक्चुअली लिवर का काम है कि पूरे बॉडी के जो वेस्ट है इनको मेटाबोलाइज करे, इनको एक्सपेल करे बॉडी से, वॉश आउट करे. आप वॉशिंग मशीन को क्या वॉश करेंगे? ट्रू. तो डिटॉक्सिफिकेशन लिवर का नहीं होता है. लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए वही है जो हम लोग बात कर रहे थे, 3-4 पॉइंट्स. एग्जैक्टली. बट कुछ खाने से, कुछ पीने से या कुछ करने से मेरा लिवर साफ हो जाएगा फिर दोबारा, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस कॉन्सेप्ट का. जितनी चीज़ें डिटॉक्सिफिकेशन में कराते हैं उन सब में क्या होता है कि एक वेलबींग छा जाता है बॉडी में. मेंटली वी फील गुड. हो सकता है थोड़ा सा सिंपल डाइट लेते हैं तो बॉडी फील्स गुड, बट इट इज़ नॉट लिवर डिटॉक्सिफिकेशन. सो डॉक्टर, जैसे बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स भी मार्केट में है लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, उनका लीवर पर क्या असर पड़ता है? आपने तो बोला कि लीवर को डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकते, वो तो खुद ही एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, तो वो क्या है? ये भी एक मिथ है? लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के आई रिपीट हमारे वही 3-4 पॉइंट्स है. वेट को मेंटेन करना, अल्कोहल नहीं लेना, जहाँ पे पॉसिबल हो वैक्सीनेशन कर लेना, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना जिससे कि हमारा इम्यूनिटी सही रहे. तो यही 4 है लिवर डिटॉक्सिफिकेशन. ओके. आप लेमन वाटर ले ले या बहुत सारे चीज़ें आते हैं, या कोई सप्लीमेंट ले ले, तो ये चलते तो हैं, लेकिन आज अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो इसमें एविडेंस कहाँ है? एविडेंस बिल्कुल नहीं है कि ये खाने से लिवर ठीक रहेगा. फॉर एग्जांपल आजकल थोड़े बहुत रिपोर्ट्स आए हैं कि कॉफ़ी इज़ गुड फॉर द लिवर. अच्छा. कॉफ़ी इज़ गुड फॉर द लिवर, बट जो कॉफ़ी हम इंडियंस लेते हैं, नॉट दैट कॉफ़ी. बेसिकली इट्स अ ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर. मिल्क एंड शुगर. अगर हम मिल्क एंड शुगर लेके ले रहे हैं तो एक्चुअली दिस स्टडी डज नॉट अप्लाई टू देम. तो अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हो तो इट हैज़ बीन सीन इन एमर्जिंग रिपोर्ट्स, इट हैज़ नॉट बिकम अ स्टैंडर्ड ऑफ रिकमेंडेशंस. गाइडलाइंस में नहीं आया है, बट एमर्जिंग रिपोर्ट्स आर देयर कि इट स्लोज डाउन लिवर डिजीज प्रोग्रेशन, सिरोसिस से हमें थोड़ा बचाता है, और मेनली लिवर कैंसर से हमें बचाता है, हेपेटोसेलुलर कैंसर से. एंड इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द कैफीन के जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट्स है उसके लिए होता है. सिमिलर रिपोर्ट्स आजकल चाय के लिए भी आ रही है, टी के लिए, बट एविडेंस फॉर कॉफी इज मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट इट इज फॉर टी. तो ब्लैक कॉफी कहा गया है ये. बट शॉर्ट ऑफ दिस ऐसा कोई फूड आइटम नहीं है. फॉर एग्जांपल जैसे सप्लीमेंट लेते प्रोटीन, कहा जाता है कि वे प्रोटीन इज गुड फॉर द लिवर. नाउ प्रोटीन इज गुड फॉर द लिवर. हम लोग लिवर डिजीज में कहते हैं कि आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि मसल्स बना रहे. एज यू विल रियलाइज जब लिवर डिजीज बहुत एडवांस हो जाता है, लिवर काम नहीं कर रहा, जैसे अमोनिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक्चुअली मसल वो वाला फंक्शन टेकअप कर सकते हैं. बिकॉज इसलिए हम चाहते हैं कि लिवर डिजीज पेशेंट्स बहुत अच्छी तरह एक्सरसाइज करे, अपना मसल स्ट्रेंथ बना के रखे, क्योंकि इन द लेटर ईयर्स ऑफ द लाइफ जब लिवर बिल्कुल नहीं काम कर रहा, इट इज द मसल विच टेक ओवर द फंक्शंस. तो इसलिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, बट इन मॉडरेशन. कितना इंटेक होना चाहिए पर डे? यूजुअली जैसे 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट अप टू 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमारा प्रोटीन होना चाहिए. मैं अगर 60 केजीज का हूँ तो मान लीजिए मैं 30 to 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे ले रहा हूँ. Okay. अगर मैं वे प्रोटीन लेता हूँ
विच इज सपोज टू बी गुड और आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित है। एक्चुअली मैं वे प्रोटीन में क्यों जाऊँ? अगर मैं नॉर्मल डाइट खा सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ, तो उसी में मेरा 30 to 40 ग्राम्स प्रोटीन आ जाएगा। मैं क्यों ना अपना दाल का इंटेक बढ़ा दूँ, मैं क्यों ना अपना पनीर का इंटेक बढ़ा दूँ, दूध दही का बढ़ा दूँ, मैं क्यों ना अपना एग्स का इंटेक या जो मैं लीन मीट जो होते हैं जिसमें भी प्रोटीन का सोर्स है, मैं अगर नेचुरल वे में 30 to 40 ग्राम्स मुझे मिल जाता है, देन वाई शुड आई गो फॉर सप्लीमेंट इसमें। ये आजकल देखा गया है कि वे प्रोटीन हम प्रोटीन समझ के खाते हैं, बट जब ये वे प्रोटीन बनती है, ये जो सप्लीमेंट्स आते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। इसमें शुगर भी देखा गया है, डालते हैं इसमें इसको बनाने के लिए बहुत सारे टॉक्सिन्स आ जाते हैं। अभी एक रिसेंटली आई थिंक 2024 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का एक रिपोर्ट आया हुआ है, जहाँ पे ये यूएस की बात है, वहाँ पे वे प्रोटीन सप्लीमेंट में हेवी मेटल्स पाए गए हैं। Oh God. तो ये प्रिपरेशन वाले प्रोसेस में ये सब कंटामिनेशन उसमें आ जाते हैं। तो मेरे पास जब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं मेरा प्रोटीन बढ़ाने का, then why should I go for a supplement जिसमें बहुत सारी ये चीजें हो सकते हैं। Now who is going to ensure कि इसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं है, शुगर नहीं है, टॉक्सिन्स नहीं है, हेवी मेटल्स नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जा रहे हो, जैसे बॉडी बिल्डिंग है, पावर लिफ्टिंग है, जिसमें आपको एक्सेसिव मसल स्ट्रेंथ की जरूरत है, आप जिम में जाके सप्लीमेंट्स लेते हो, ठीक है, बट रन ऑफ द मिल जस्ट फॉर बॉडी फिटनेस आई डोंट एडवोकेट एट ऑल कि हमें कोई प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। जो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो हमारा नॉर्मल खाना भी अफोर्ड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो दे शुड गो विद दैट इज मोर देन एनफ सफिशिएंट। सो डॉक्टर, आपने ना नॉर्मल खाने की बात की कि आप जितना ज़्यादा अपना नेचुरल डाइट है उस पर फोकस करोगे तो आपका लिवर ज़्यादा हेल्दी रहेगा और अच्छे से फंक्शन करेगा। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो हमारी डाइट में अगर हम शामिल करें तो हमारी लिवर हेल्थ को प्रमोट करते हैं? नहीं, अगर आप गूगल करेंगे तो इसमें काफ़ी लंबी लिस्ट आ जाती है। अच्छा, ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन अगर आप 10 साइट देखेंगे, 10 साइट में 10 एग्जाम्पल आपको अलग अलग देंगे कि ये वाला फ्रूट वेजिटेबल अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है इन द सेंस कि स्टडीज़ कहाँ हैं। देयर इज़ नो एविडेंस कि अगर मैं लौकी तोरी खा लूँ या मैं कीवी फ्रूट ले लूँ तो मेरा लिवर ठीक हो जाएगा। देयर आर नो स्टडीज। ये सब ट्रेडिशनल कल्चरल चीज़ें डाउन द जनरेशंस आ गई है, बट इसमें कितना स्ट्रेंथ है इसके एविडेंस में, वी डोंट नो। तो इसलिए मैं होलिस्टिक में देख रहा हूँ कि आप एक मॉडरेशन वाली डाइट होगी, मॉडरेट होगा, हेल्दी खाना खाइए और बाकी चीज़ें जो डिस्कस किया, दैट इज मोर देन एनफ। मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं सिलेक्ट करना मेरे लिवर को ठीक रखने के लिए। यही मैं केवल बताना चाहता हूँ। आई थिंक यही लीवर की एक ब्यूटिफिकेशन है कि लीवर के लिए आपको एक अलग तरीके की कोई डाइट पे डिपेंड नहीं रहना, बस आपको हेल्दी डाइट फॉलो करना है। ऑल्सो डॉक्टर, अगर हम डाइट की बात करें तो बहुत बार ये भी सवाल आता है कि अंडा जो है, एग है, वो हमारे लीवर के लिए हेल्थ को प्रमोट करता है या कितने मॉडरेशन में खाना चाहिए उसको? आप एक्चुअली गलत आदमी को पूछ रहे हो, बिकॉज आई लव एग्स। तो बायस्ड हो कह सकते हो मैं बायस्ड हो सकता हूँ, बट ठीक है, अगर मैं अपना बायस छोड़ूं और केवल साइंटिफिक एविडेंस देखूं, एग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्यों गुड सोर्स है? नॉट ओनली बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन पर एग, इसका जो प्रोटीन है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब बॉडी उसको यूज कर सकता है। सो एग इज वेरी गुड फॉर लिवर। और इनफैक्ट हम लिवर डिजीज पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आप नॉनवेज भी हो, कुछ भी हो, नहीं खाते हो अगर नॉन वेज, तो एटलीस्ट एग खा के शुरू कर दो, बिकॉज दैट्स अ वेरी इजी सोर्स ऑफ गुड यूटिलाइजेबल प्रोटीन। अब क्वेश्चन आएगा कि एग वाइट ले कि पूरा एग ले। नहीं, अब हम लिवर से बाहर जाके ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ में जा रहे हैं। जो एग योक है उसको ले सकते हैं कि नहीं। अभी ये बड़ा क्लियर है कि हम जो डाइट में जो कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल में रिफ्लेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं कि अगर मैं इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मेरे डाइट में ले रहा हूँ तो मेरा ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का अपना बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। अगर आप डाइट में ज़्यादा लेंगे, बॉडी कम कोलेस्ट्रॉल बनाती है, डाइट में कम लेंगे, बॉडी ज़्यादा बनाती है। तो इट मोर डिपेंड्स ऑन माई मेटाबॉलिज्म, ऑन द लाइपोप्रोटीन्स जो हमारे बॉडीज में होते हैं, कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है। मेरे हिसाब से रीजनेबल, हर चीज में रीजनेबल ही होता है कि अगर मान लीजिए हम 1 या 2 अंडा रोज ले रहे हैं, मेरे ख्याल से ये कोई हार्म नहीं करती बॉडी को, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, प्रोवाइडेड मैं ओवरऑल बॉडी का भी केयर कर रहा हूँ। सो आई थिंक एग इज गुड फॉर लिवर।
मतलब ले सकते हैं एग। एब्सोल्युटली। और जितना भी हमने डॉक्टर डिस्कशन किया डाइट, आई थिंक हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया डाइट वाला पार्ट। अब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है या उसका डायग्नोसिस हो गया है कि उसको फैटी लीवर है और ग्रेड 1 पे है, तो उनके क्या पहले स्टेप्स होने चाहिए? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्ट्रासाउंड में जो ग्रेड 1, 2, 3 हम देते हैं उसका एक्चुअली डिजीज सिविरिटी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अच्छा। दैट इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट। ग्रेड 3 फैटी लिवर भी बिल्कुल हल्का माइल्ड हो सकता है विद एब्सोल्युटली नो डैमेज टू द लिवर। ओके। और ग्रेड 1 एज पर अल्ट्रासाउंड जो फैटी लिवर है, हो सकता है उसमें आपका लिवर बिल्कुल ही प्रोग्रेसिव और एडवांस स्टेज में पहुंच गया हो। सो व्हाट मैटर्स इज लिवर इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस। तो ये दोनों चीजें मुझे कैसे पता लगता है? मेरे पास अगर कोई पेशेंट अल्ट्रासाउंड लेके आते हैं जिसमें जैसे आपने कहा ग्रेड 1 फैटी लिवर है जी। तो सबसे पहले आफ्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन लुकिंग आफ्टर हिज वेट, अल्कोहल इनटेक एंड ऑल दैट, मेरा जो टेस्ट होते हैं सबसे पहले लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं जी। लिवर फंक्शन टेस्ट अगर अबनॉर्मल होते हैं, उसके एंजाइम्स बड़े आते हैं, तो ये दिखा रही है कि लिवर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ओके। तो मैं बाकी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, ऑटोइम्यून, इनको रूल आउट कर लेते हैं। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब फैट के कारण हो रहा है। सो इट टेल्स मी कि आपका जो फैटी लिवर है बेशक ग्रेड 1 हो, इट इज एक्चुअली इंज्योरिंग द लिवर एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। सीवियर है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मतलब लिवर में जो हार्डनेस आ जाता है, लिवर सेल्स चले आते हैं और उसको रिप्लेस करता है स्कार टिश्यू। तो ये तो डेड टिश्यू होता है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, तो लिवर कॉम्प्रोमाइज होता जा रहा है आपका। यही फाइब्रोसिस बढ़ बढ़ के सिरोसिस बनती है। एक बार सिरोसिस बन गया तो ये इरिवर्सिबल है। जब तक ये फाइब्रोसिस है, अगर मैं करेक्टिव एक्शन लूँ तो ये नॉर्मल लिवर हो सकता है। फाइब्रोसिस मुझे फाइब्रोस्कैन से पता लगता है। बहुत ही इजी टेस्ट है। पहले हम लोग बायोप्सीज करते थे 20 साल पहले, पता लगाने के लिए कि लिवर में कितना फाइब्रोसिस है। आजकल नहीं करते। फाइब्रोस्कैन वैलिडेटेड है, गिव्स अस अ गुड आइडिया कि लिवर में कितना फाइब्रोसिस है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट और एक फाइब्रोस्कैन ऐसा इनिशियल टेस्ट हमें बहुत गाइड करती है कि डिजीज सिविरिटी क्या है और मुझे ट्रीटमेंट में क्या देना चाहिए। ओके। सो डॉक्टर, जैसे जब पता चल जाता है कि व्यक्ति को फैटी लीवर है या फाइब्रोसिस सिरोसिस है, तब जो है लिवर ट्रांसप्लांट की कंडीशन आ जाती है? लिवर ट्रांसप्लांट का एक सिंपल रूल है कि अगर आपका सर्वाइवल विदाउट ट्रांसप्लांट इज लेस, 1 year सर्वाइवल इज लेस देन विद ट्रांसप्लांट, तो इसका मतलब ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड है। अभी हम कैसे पता लगाए कि आपका सर्वाइवल इफेक्ट हो सकता है अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे? उसके लिए कुछ हमारे स्कोरिंग सिस्टम्स आते हैं। जैसे लिवर पेशेंट्स आते हैं, हम उसका मेल्ट स्कोर कैलकुलेट करते हैं, MELD। ये एक मेडिकल में हम लोग एक पैरामीटर्स फीड इन करके वो स्कोर कैलकुलेट करते हैं। एक चाइल्ड स्कोर होता है। इन दोनों स्कोर को देख के हम पता लगता है कि आपकी लिवर डिजीज कितनी सीवियर है, और ये लिवर एक अंदाजा देता है कि कितना चलेगा कि नहीं चलेगा फॉर 1 year, एंड ट्रांसप्लांट आपके लिए जरूरी है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम स्कोरिंग सिस्टम्स, अगर मान लीजिए आपके पेट में पानी भर जाता है, एसाइटिस जो मैंने कहा था, और ये एसाइटिस ठीक नहीं हो रहा, मतलब पानी भरा ही हुआ है, 2-3 बार आपका अमोनिया के कारण हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो गई है, बार बार आपका ब्लीडिंग हो जाता है वेरिसिल रप्चर होके, या आपको लिवर कैंसर हो गया है मान लीजिए, तो ये भी इंडिकेशंस है कि इस बार हमें लिवर ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए, बिकॉज जो नेटिव लिवर है वो चलेगा नहीं ज़्यादा दिन तक। तो लिवर ट्रांसप्लांट का जो डिसीजन है वो डॉक्टर लेता है फैमिली के साथ कंसल्ट करके। उसके बिल्कुल लेट डाउन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज है कि कौन लिवर ट्रांसप्लांट से बेनिफिट करेगा और कौन नहीं करेगा। क्या क्या पैरामीटर्स हैं? ये जो चाइल्ड स्कोर बताया मैंने, मेल्ट स्कोर बताया, ये जो पैरामीटर्स मैंने बताए, रिफ्रैक्टरी एसाइटिस हो जाए या रिकरेंट ब्लीडिंग हो जाए, तो इसलिए डॉक्टर इसको एसेस करता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट बहुत जरूरी है। ओके। सो डॉक्टर, आई थिंक अभी आपने जो लिवर ट्रांसप्लांट का बताया, जो पैरामीटर्स बताए, अगर आपको ऐसे सर्टेन कंडीशंस है तब जाके लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम अपने सेशन को थोड़ा सम अप करें, और अगर मुझे आपसे पूछना हो कोई हेल्दी लिवर के लिए एक चेकलिस्ट आपको क्रिएट करनी हो जिसमें टॉप 3 चीज़ें आपको अगर उसमें इंसर्ट करनी है, तो वो क्या होंगी? वेट, ओके, मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, ठीक है, डू नॉट टेक अल्कोहल, and third is vaccinate for hepatitis B and hepatitis A। इसमें एक राइडर लगा रहा हूँ, हेपेटाइटिस ए स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। जैसे बच्चा हॉस्टल में पढ़ने जा रहा है, बाहर का खाना भी खाएगा, तो बेटर इज टू वैक्सीनेट एंड देन सेंड हिम ओवर देयर।
और चौथा है टू मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल, ताकि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम बना रहे एंड लिवर फंक्शंस वेल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को लीवर को हेल्दी रखने के लिए जितने भी टिप्स शेयर किए, लीवर को आप कैसे हेल्दी रख सकते हैं, डाइट में क्या चीज़ें शामिल होनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।